INDIA की 4 बैठकों के बाद भी आखिरकार मुकेश सहनी को विपक्ष ने तवज्जो क्यों नहीं दिया। मोदी जी इनके निशाने पर रहेंगे, योगी जी इनके निशाने पर रहेंगे, बीजेपी के खिलाफ खूब बोलेंगे, लेकिन ये तारीफ किसकी करते हैं? ये तारीफ करते हैं नीतीश कुमार की, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इंडी अलायंस में इनको जगह बनानी है तो दरवाजा नीतीश कुमार ही हैं। मुकेश सहनी के सामने हरी सहनी बहुत बड़े मल्लाह समाज का या निषाद समाज का नेता बन जाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सवाल है कि नेता तो बहुत हैं, हर जाति में हैं, लेकिन क्या उस लिहाज से जो वोटों को अपने तरफ खींच ले, वो काबिलियत मुकेश सहनी में अब भी है? अगर चाहते हैं इंडी अलायंस का हिस्सा बनना, तो फिर वो इंडी अलायंस इनको आरक्षण का वादा क्यों नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो फिर इनको जाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओवैसी की पार्टी मिलकर क्या करेगी, बसपा मिलकर क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन मुकेश सहनी को अगर अपना राजनीतिक भविष्य बचाना है तो अब गठबंधन का हिस्सा इन्हें बनना पड़ेगा। आप चिराग पासवान का उदाहरण ले लीजिए, उनका आवास दिल्ली में छिना गया, इतने दिनों से उसी घर में रह रहे थे, लेकिन फिर भी वो बीजेपी के खिलाफ नहीं गए। वो जानते थे कि राजनीतिक भविष्य बचाना है तो हमको बीजेपी का हनुमान बनकर ही चलना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है मुकेश सहनी क्या करेंगे अब? देखिए, मुकेश सहनी का जो नाव है ना, वो बीच मझधार में फंस गया है और मुकेश सहनी चाहते हैं किनारा लगाना, लेकिन इनको अभी तक किनारे का पता नहीं है कि आखिरकार जमीन किधर है। पिछले चुनाव में इन्हें 3 सीटें महागठबंधन में मिल गई थी, मधुबनी की, मुजफ्फरपुर की और खगड़िया की, लेकिन इस बार इनको किसी गठबंधन में 3 सीटें मिले, इस पर भी आफत है। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। INDIA की चौथी बैठक के बाद देश भर में ये संकेत तो ज़रूर मिल गया कि अब सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं और जल्दी ही चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। सीटों के बंटवारे पर नीतीश कुमार जो संजीदा थे, उनकी पार्टी जो संजीदा थी, उसमें भी संकेत आ गया कि 10 से 15 दिनों के भीतर ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बिहार में एक महत्वपूर्ण बात हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बिहार में VIP पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी अभी तक उधेड़-बुन में हैं कि वो किस करवट बैठेंगे, अभी यही तय नहीं हुआ है। तो मुकेश सहनी का क्या है राजनीतिक भविष्य और वो INDI गठबंधन में जाएंगे कि NDA का हिस्सा होंगे, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी राजमोहन तिवारी। हम राजमोहन तिवारी जी से बातचीत करेंगे कि आखिर मुकेश सहनी का राजनीतिक भविष्य क्या है, किधर जाएंगे। आपको क्या लगता है, मुकेश सहनी ने अभी तक पत्ता नहीं खोला? नहीं, मुकेश सहनी ने पत्ते की बात उनकी हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब जगह अपने संबंधों को बनाए भी रखना चाहते हैं और अपने गठबंधन के दरवाजे खुला भी रखना चाहते हैं। क्योंकि मुकेश सहनी की जो राजनीति शुरू हुई, हालांकि राजनीति तो वो 2012 के बाद से ही करने के प्रयास में थे। 2015 में उन्होंने थोड़ी बहुत राजनीति बीजेपी के साथ की, लेकिन 2018 में पूर्ण रूप से वो बिहार की राजनीति में कूद गए, जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, विकासशील इंसान पार्टी। लेकिन 2019 में उनका हश्र बुरा हुआ। 2020 में भी उनके लिए कुछ अच्छी खबर इतनी बड़ी नहीं आई विधानसभा में, क्योंकि वो खुद का चुनाव हार गए। 19 में भी हारे, 20 में भी हारे, अब 24 का चुनाव नज़दीक है। लेकिन इससे पहले ये NDA का हिस्सा थे, जोर का इनको झटका लगा है। लोकसभा चुनाव जब पिछला ये महागठबंधन में रहकर लड़े, कोई सीटें हाथ नहीं आई। फिर 20 में ये NDA के साथ आए, चुनाव लड़ा, पार्टी इनकी जीती, ये हार गए, लेकिन अब वो सारे विधायक इनका साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में मुकेश सहनी के सामने सबसे बड़ी समस्या है अपने राजनीतिक भविष्य को बचाना, और इसके लिए जरूरी है कि अपना कद ऊंचा करना, अपने समाज में अपने वोटर को साथ जोड़े रखना। क्योंकि देखिए, इनका जो वोटर है वो आमतौर पर, भले मुकेश सहनी कहें कि निषाद समाज और उसमें 20 जातियों की ये बात करते हैं, पहले ये कहते थे कि हमारा वोट प्रतिशत 14 है, लेकिन जब जातीय गणना हुई तो अब ये कहते हैं कि हमारा वोट प्रतिशत 9.5% है, जिसमें 20 जातियों की का ये जिक्र करते हैं। हालांकि वो 20 जातियां इनको कितना वोट देती है ये हुए चुनावों से आप समझ सकते हैं, लेकिन इसमें जो बड़ी आबादी है मल्लाह समाज की, उसे आप कह सकते हैं कि वो मुकेश सहनी के साथ है। जातीय गणना में लगभग 2.5% से अधिक इनकी संख्या दिखाई गई है। ऐसे में मुकेश सहनी का जो ये मल्लाह वोट है, उसमें सेंधमारी बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा ना हो
और इनके पक्ष में ज़्यादा हो। इसके लिए इन्होंने संकल्प रैली भी निकाल ली। निषाद आरक्षण को लेकर ये पूरा हो हंगामा बिहार, यूपी, झारखंड में खूब कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतना हंगामा करने के बाद, इतना भीड़ जुटाने के बाद भी, INDIA की 4 बैठकों के बाद भी आखिरकार मुकेश सहनी को विपक्ष ने तवज्जो क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर NDA से इनकी दुश्मनी है, BJP के साथ इनकी अदावत है, तो बात तो महागठबंधन में या कहिए इंडी अलायंस में ही बनेगी। लेकिन यहाँ पर भी तेजस्वी यादव के साथ उनके संबंध मधुर नहीं है। तो मुकेश सहनी की जो पूरी राजनीति है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। नीतीश कुमार और मुकेश सहनी का रिश्ता बहुत पुराना है। 2015 में भी जब निषाद समाज को आरक्षण देने की जब चर्चा छिड़ी थी तो इन्होंने चर्चा छेड़ी, हल्का सा बातचीत शुरू हुआ और नीतीश कुमार को तो आप जानते ही हैं, अति पिछड़ा वोट बैंक की। रोकेंगे, ये जो कहते हैं अपने को सन ऑफ मल्लाह है, तो मल्लाहों का तो वोट प्रतिशत मालूम हो गया कि दूसरा जो बीजेपी ने एक दूसरे मल्लाह को विधान परिषद में कि उस वोट में सेंधमारी करने के लिए किया। ये जो मुकेश सहनी हैं, आखिर ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो इसी आधार पर करें कि जाति में उनका वोट ज़्यादा है? आपको क्या लगता है इस प्रेशर पॉलिटिक्स में वो सफल हो पाएंगे? देखिए, इससे हम लोग को एक बात समझनी चाहिए कि मुकेश सहनी के आने से पहले जो ये मल्लाह वोट था वो कहीं तो जाता था। ये पहले लालू यादव के साथ रहा, फिर नीतीश कुमार के भी साथ गया, लेकिन अब ये बीजेपी के तरफ इनका झुकाव ज़्यादा रहा है। और मुकेश सहनी की नज़र उसी वोट बैंक है, क्योंकि उसी समाज से आते हैं और अपने समाज के आरक्षण की बात करते हैं, तो समाज में एक मैसेज तो गया है और इसका खामियाजा कुछ चुनावों में बीजेपी ने भुगता भी है। चाहे बात आप बोचहा उपचुनाव की करिए या कुढ़नी उपचुनाव की करिए, मोकामा गोपालगंज उपचुनाव की करिए, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का प्रभाव थोड़ा बहुत बीजेपी के खिलाफ तो पड़ा है। लेकिन अभी भी वो वोट बैंक मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ उतनी बड़ी संख्या में क्या मुकेश सहनी के साथ लोकसभा के चुनाव में रहेगा? ये बड़ा सवाल है। भले आरक्षण का मुद्दा मुकेश सहनी ने खूब जोर शोर से उठाया, लेकिन जो इनके समाज के बारे में कहा जाता है कि ये लोग एंटी यादव वोट करते हैं और इस एंटी यादव वोट के वजह से ही शायद 2019 में आरजेडी को मुकेश सहनी के गठबंधन में होने से जो फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा उन्हें नहीं मिला होगा। इसीलिए तेजस्वी यादव अब मुकेश सहनी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। और पीठ में छुरा घोंपने की बात कही थी मुकेश सहनी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब की रैलियों में देखिएगा तो मोदी जी इनके निशाने पर रहेंगे, योगी जी इनके निशाने पर रहेंगे, बीजेपी के खिलाफ खूब बोलेंगे। लेकिन ये तारीफ किसकी करते हैं? ये तारीफ करते हैं नीतीश कुमार की, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इंडी अलायंस में इनको जगह बनानी है तो दरवाजा नीतीश कुमार ही हैं और नीतीश कुमार से होकर ही इस गठबंधन का हिस्सा वो बन सकते हैं। और ये बन गए होते, अगर तेजस्वी यादव अगर हल्का भी इनके पक्ष में खड़ा हो जाएं तो ये बन गए होते। लेकिन एक और बार इन्होंने जो लगा रखा है कि जो आरक्षण देगा मल्लाहों को उसी के साथ चले जाएंगे, तो नीतीश कुमार ने तो 75% की माने यहाँ पर जो वोट प्रतिशत को बढ़ा दिया, तो फिर ये अलग से मल्लाहों को मिलने वाला है क्या आरक्षण? आपको लगता है कि देखिए, मल्लाह समाज तो पहले से ही अति पिछड़ा समाज में आता है और अति पिछड़ा समाज की जो आरक्षण की संख्या है वो तो 25% कर दी गई है। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि ये चाहते हैं कि इनकी जो आरक्षण की कैटेगरी है वो SC में डाल दी जाए। अच्छा, SC में कर दिया जाए और इससे ज़्यादा फायदा होगा इनके समाज को। लेकिन देखिए, कहीं भी देश भर में जात पर न राजनीति होती है। आरक्षण से कितना फायदा किसको हुआ, कितना नहीं हुआ, इस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि पूरा फोकस फिलहाल हम मुकेश सहनी पर रखते हैं। हरी सहनी को बीजेपी ने खड़ा किया तो मुकेश सहनी के काट में ही किया। बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि मुकेश सहनी अगर खिलाफ लड़े तो नुकसान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में एक नेता अगर खड़ा हो जाए तो मुकेश सहनी उतना नुकसान नहीं कर पाए। लेकिन एक बात आप मान लीजिए कि कहीं भी देश में, राज्य में, किसी भी कोने में जब एक समाज का एक नेता खड़ा हो जाता है और जब वो लड़ाई लड़ते रहता है तो काट खड़ा कर देने भर से
आप जंग नहीं जीत सकते हैं। एक बार जो नेता बन गया वो नेता है, उसका तोड़ आपको निकालना होगा, उसको अपने साथ रखकर उसके साथ समझौता कर कर। मुकेश सहनी के सामने हरि सहनी बहुत बड़े मल्लाह समाज का या निषाद समाज का नेता बन जाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुकेश सहनी नेता समाज के बन गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल है कि नेता तो बहुत हैं, हर जाति में हैं, लेकिन क्या उस लिहाज से जो वोटों को अपने तरफ खींच ले, वो काबिलियत मुकेश सहनी में अब भी है? क्योंकि अब तक इन्होंने केवल जहां भी चुनाव लड़े हैं, जीत इनके खाते में नहीं आई है। 2 चुनाव ये खुद हारे हैं। अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि 4 बैठकें इंडिया अलायंस की हो गई हैं, लेकिन मुकेश सहनी अगर चाहते हैं इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना, तो फिर वो इंडिया अलायंस इनको आरक्षण का वादा क्यों नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो फिर इनको जाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इनकी बात कहीं पर गल नहीं रही है, दाल इनकी गल नहीं रही है। समस्या यह है 30 जनवरी को इंडिया अलायंस का पहला रैली, साझा रैली राजधानी पटना के गांधी मैदान में होने जा रहा है, और अगर उससे पहले मुकेश सहनी इस इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बने तो क्या ये माना जाएगा कि मुकेश सहनी आगामी 24 का चुनाव अकेले लड़ेंगे? क्योंकि फिर अगर उससे पहले ये एनडीए का भी हिस्सा नहीं बने, किसी भी गठबंधन की तरफ नहीं गए, 2 ही मेजर गठबंधन है ना। थर्ड फ्रंट की बात आप चलाते रहिए, लेकिन थर्ड फ्रंट का बिहार में कोई स्कोप आपको नजर नहीं आएगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि या तो आप मोदी के पक्ष में हैं या खिलाफ में हैं, यही 2 चीज़ें चलेंगी। अब पप्पू यादव और ओवैसी की पार्टी मिलकर क्या करेगी, बसपा मिलकर क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन मुकेश सहनी को अगर अपना राजनीतिक भविष्य बचाना है तो अब गठबंधन का हिस्सा इन्हें बनना पड़ेगा। अब देखिए, आप केवल अपने दम पर और अपने शर्तों पर समझौता राजनीति में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपना राजनीति आगे बढ़ाना है तो फिर आपको बड़ी पार्टियों की बात सुननी पड़ेगी। आप चिराग पासवान का उदाहरण ले लीजिए, उनका आवास दिल्ली में छिना गया, इतने दिनों से उसी घर में रह रहे थे। रामविलास पासवान ने जहां समय गुजार दिया इतना, लेकिन फिर भी वो बीजेपी के खिलाफ नहीं गए। वो जानते थे कि राजनीतिक भविष्य बचाना है तो हमको बीजेपी का हनुमान बनकर ही चलना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है मुकेश सहनी क्या करेंगे अब? देखिए, मुकेश सहनी का जो नाव है ना, वो बीच मझधार में फंस गया है, और मुकेश सहनी चाहते हैं किनारा लगाना, लेकिन इनको अभी तक किनारे का पता नहीं है कि आखिरकार जमीन किधर है। ये इनको पता नहीं चल पा रहा है। ये इधर भी हाथ मार रहे हैं, ये उधर भी हाथ मार रहे हैं, लेकिन फंसे हैं बीच मझधार में। और इनको अगर जल्दी से जमीन खोजना है तो फिर फैसला तो लेना पड़ेगा, समझौता तो करना पड़ेगा। पिछले चुनाव में इन्हें 3 सीटें महागठबंधन में मिल गई थी, मधुबनी की, मुजफ्फरपुर की और खगड़िया की, लेकिन इस बार इनको किसी गठबंधन में 3 सीटें मिले, इस पर भी आफत है। एनडीए में भी जाएंगे तो 1 से 2 सीटें ही लोकसभा की मिलने वाली हैं। महागठबंधन में भी अगर आ गए तो वही नतीजा यहाँ भी होने वाला है। तो दरवाजा नीतीश कुमार हैं। अब नीतीश कुमार मुकेश सहनी को कैसे घुमाएंगे और इनका किस तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अब तक का जो मुकेश सहनी की भाषा है, बोलचाल है और जो शैली है, वो नीतीश कुमार के पक्ष में है। और ये कहते रहे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे तो बिना शर्त समर्थन देंगे। अब तो प्रधानमंत्री वाला कार्ड खत्म हो गया, संयोजक वाला कार्ड भी लगभग खत्म हो गया। अब कोई बड़ी बैठक इंडिया अलायंस के नहीं होने वाली। अब 30 जनवरी को जो होना होगा होगा, और सीट का फैसला भी 15 से 20 दिन में होने वाला है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह कह रहे हैं। तो फिर मुकेश सहनी के लिए जगह बचती कहाँ है? अगर अब नहीं फैसला लिए तो फिर इनका क्या हश्र होगा? अब इन्हें सोचने की जरूरत है। तो चलिए, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। जब नाविक चलता है तो नाव में लगी रखता है, लगी से नापते चलता है और उसी से दिशा बदलता है। लेकिन अभी तक सन ऑफ मल्लाह ने अपनी लगी की लंबाई ही नहीं नापी है, तो अब वो किस दिशा में जाएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार पर राजनीति से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं, और ये दिलचस्प कहानी मुकेश सहनी की, वो किस करवट बैठेंगे और अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या है, इस पर भी हमारी नज़र है। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।